कई साल पहले बिछड़ गए अपने सगे बेटे की भरपाई करने के लिए मेरे बिलियनर अडॉप्टिव पेरेंट्स सिर्फ इसलिए मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि मैं एक रात घर वापस नहीं आया था। जिस पर सिर्फ वही नहीं बल्कि मेरी सीईओ फियांसे भी, जिससे मैं पूरे 11 सालों से बेइंतहा प्यार करता था, मेरी जिंदगी और मौत की भी बिल्कुल परवाह नहीं करती। वह मुझे, जो तेज बुखार में तप रहा था और जिसे तैरना तक नहीं आता था, स्विमिंग पूल में धक्का देकर 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पानी में पड़ा रहने देती है। लेकिन जब मेरा दिल सच में पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है और मैं हमेशा के लिए वहां से जाने का फैसला कर लेता हूं, तब यही सभी लोग पूरी तरह पागल हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट के डायरेक्ट एडमिशन की सीट फेंगटोन को देने से मना कर दिया था। मुझे सजा के तौर पर 2 घंटे तक बारिश में खड़ा रखा गया, जिस पर आखिरकार पूरी तरह बेबस होकर मुझे समझौता करना पड़ता है। मैं विला की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता हूं, मैं मान गया, मैं डायरेक्ट एडमिशन की सीट फेंगटोन को दे दूंगा। जिस पर बंद पड़ा विला का दरवाजा आखिर धीरे धीरे खुलता है। मेरी फियांसे बाइनिंग बिंग मुझे घमंड भरी नजरों से देखते हुए ठंडी आवाज में कहती है, अगर तुम शुरू से ही इतनी आसानी से मान जाते तो इतनी परेशानी ही नहीं होती। इसके बाद वह बारिश में भीगकर पूरी तरह कांप रहे मुझे अंदर ले आती है। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में आज हल्की सी संतुष्टि साफ दिखाई देती है। वह मुझे एक कप गर्म पानी पकड़ाते हुए कहती है, जब फेंगटोन यहाँ है तब तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिले या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेंगटोन अलग है। उसने पहाड़ों में इतने साल बिता दिए, उसकी पढ़ाई का बेस बहुत कमजोर है और वह बाकी लोगों से पीछे रह गया है। बड़ी मुश्किल से उसके अंदर आगे बढ़ने की चाह आई है। इस बार तुम उसकी मदद कर दो। उसकी आवाज सुनने में भले ही नरम लग रही थी, लेकिन उसमें ऐसा यकीन था जिसमें मेरे इनकार करने की कोई जगह ही नहीं थी। जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि आखिर में मैं झुक ही जाऊंगा। मैं अपनी उस मोहब्बत को देखता हूं जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी, जिस पर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है और मेरे दिल के अंदर की ठंड बारिश से भी कहीं ज्यादा चुभने लगती है। यही वह औरत थी जिससे मैं पूरे 11 सालों से बेपनाह प्यार करता आया था। यही तो मेरी फियांसे थी। लेकिन आज जाकर मुझे एहसास होता है कि उसकी फितरत ठंडी नहीं थी। उसकी सारी बेरुखी सिर्फ मेरे लिए थी। मुझे अपना बचपन ठीक से याद नहीं है। जब से होश संभाला तब से मैं ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ। 10 साल की उम्र में फेंग फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया। उस समय उनका असली बेटा कुछ समय पहले ही खो गया था। पूरा परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ था। मुझे अडॉप्ट करने के बाद भी उस घर का माहौल कभी नहीं बदला। फेंग फैमिली मुझसे बहुत सख्ती से पेश आती थी। वह हर बात में मेरी तुलना फेंग टोन से करती रहती थी और चाहती थी कि मैं एक परफेक्ट रिच यंग मास्टर बनूं, जिस पर मेरी पूरी जिंदगी दर्द से भर जाती है। हर दिन एंडलेस क्लासेस, मुश्किल टैलेंट ट्रेनिंग और अनगिनत डांट फटकार के बीच गुजरता था। लेकिन उसी अंधेरे में बाई निंग बिंग मेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी बनकर सामने आती है। उसका स्वभाव शांत था। वह कम बोलती थी, लेकिन हर काम को हमेशा परफेक्ट तरीके से संभाल लेती थी। वह ऐसी प्रिंसेस लगती थी जो सबसे ज्यादा चमक रही हो, जिस पर मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता रहता था और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता हूँ। इत्तेफाक से फेंक फैमिली और बाई फैमिली के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दोनों परिवारों ने बचपन में ही अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दी थी। बाद में जब असली फेंग टोन खो गया तब वही रिश्ता मुझ पर आ गया, क्योंकि मैं अडॉप्ट किया गया बेटा था। 10 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक मैं हमेशा यही जानता रहा कि बाइनिंग बिन मेरी होने वाली पत्नी है। उसने कभी मेरे प्यार को साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन कभी ठुकराया भी नहीं। वह हमेशा एक आइडियल फियांसी की तरह मेरे साथ रहती थी। मैं सोचता था कि उसने मेरी सारी खामोश कोशिशें देख ली हैं। शायद मेरी सच्चाई ने उसे छू लिया है। शायद उसने मेरा प्यार कबूल कर लिया है। यहाँ तक कि वह कभी कभी मेरी थोड़ी परवाह भी करती थी। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि हमारा रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होने लगा है, उसी वक्त फेंग टोन वापस लौट आता है और फिर उसी दिन से सब कुछ बदल जाता है। मेरे हाथ में रखा गर्म पानी का कप मेरी उंगलियां जला देता है, जिस पर मैं अचानक होश में आता हूँ और बाथरूम की तरफ चला जाता हूँ। मैं अपने शरीर से बारिश का सारा पानी धोता हूँ। बाइनिंग बिंग वहीं खड़ी मेरी पीठ को देखती रहती है। तभी मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। वह हमेशा यही करती है। जब भी मैं पूरी तरह हार मानने वाला होता हूँ तभी वह मुझे थोड़ी सी मिठास दे देती है ताकि मैं उसे छोड़कर न जा सकूं। लेकिन इस बार उसकी उम्मीद के मुताबिक मैं खुश नहीं होता। मैं पीछे मुड़कर उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहता हूँ, निंग बिंग, मुझे तैरना तक नहीं आता, डाइविंग करना तो बहुत दूर की बात है। जिस पर बाइनिंग बिंग बिना किसी झिझक के शांत चेहरे के साथ पूछती है, तो हॉलिडे में तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं अरेंज कर देती हूँ। बहुत कम बार ऐसा हुआ था जब उसने मेरी राय पूछी हो, लेकिन इस बार भी मैं न कोई जवाब देता हूँ और न ही कोई शिकायत करता हूँ। मैं सिर्फ खुद पर हंस देता हूँ। कड़ाके की ठंड में उसने मुझे 2 घंटे तक बारिश में बाहर खड़ा रखा था। अगर मुझे बुखार नहीं आता तभी हैरानी होती। इसके बाद बाइनिंग बिंग मुझे बिस्तर पर लिटाकर कंबल ठीक से ओढ़ा देती है और कहती है, तुम यहीं आराम करो, मैं दवा लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है उसका फोन बज उठता है। अगले ही पल दूसरी तरफ से फेंग टोन की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, नंग बिंग दीदी, आप कहाँ हैं?
मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं दर्द से मर जाऊंगा। यह सुनते ही बाई निंग बिंग के चेहरे पर ऐसी घबराहट दिखाई देती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत बाहर भाग जाती है और मुझे पूरी तरह भूल जाती है, जिस पर पूरा विला अचानक खाली खाली सा लगने लगता है। वहां सिर्फ मैं अकेला रह जाता हूँ। तेज बुखार की वजह से मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। बेहोशी जैसी हालत में मेरे दिल में बार बार एक ही दर्द उठता है। प्यार और बेपरवाही के बीच फर्क इतना बड़ा भी हो सकता है। अच्छी बात बस इतनी थी कि कुछ समय पहले मेरे असली माता पिता मुझे ढूंढ चुके थे। मैं कांपते हुए उस इंटरनेशनल नंबर पर कॉल करता हूं, जिसे मैं पहले न जाने कितनी बार रिजेक्ट कर चुका था। आप लोग पहले मुझे अमेरिका बुला रहे थे, मैं तैयार हूं। यहां अपना एकेडमिक प्रोजेक्ट खत्म होते ही आधे महीने बाद मैं अमेरिका आकर आप लोगों के साथ रहूंगा। दूसरी तरफ से माँ की रोती हुई खुश आवाज सुनाई देती है। बहुत अच्छा बेटा, इस बार मॉम और डैड तुम्हें हर खुशी देंगे। 10 साल से भी ज्यादा इंतजार करने के बाद आखिर हमारा परिवार फिर से पूरा होगा। इन आधे महीने में अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहना और जाते समय उनसे ठीक से विदा जरूर लेना। जिस पर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस देता हूँ। क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है कि मैं रहूं या चला जाऊं? बिल्कुल नहीं। आधे महीने बाद मैं अपना सारा सामान समेटकर बिना किसी को बताए इस ठंडी और बेरहम जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेता हूँ। लेकिन तभी मेरा बुखार अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आधी बेहोशी में मैं किसी तरह 120 पर कॉल करता हूँ, जिसके बाद एम्बुलेंस मुझे अकेले हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। मैं अकेला हॉस्पिटल के वार्ड में पड़ा रहता हूँ। जब आईवी ड्रिप खत्म होती है तब तक सुबह हो चुकी होती है। मैं सुई निकालकर वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता हूँ, लेकिन जैसे ही कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचता हूँ तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। नंग बिंग दीदी, मेरी बॉडी बहुत वीक है। मैंने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी और मुझे गैस्ट्राइटिस हो गया। ऊपर से आपको पूरी रात हॉस्पिटल में मेरे साथ रुकना पड़ा। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं, जिस पर मैं वार्ड के शीशे वाली खिड़की से अंदर झांक कर देखता हूँ। अंदर फेंग टोन बैठा हुआ था। बाई निंग बिंग हाथ में थर्मोस बॉक्स लिए उसे एक एक चम्मच करके खाना खिला रही थी। हर चम्मच खिलाने से पहले वह बड़े ध्यान से उससे फूंक मारकर ठंडा करती थी। उसके चेहरे पर जो नरमी और प्यार था, वैसा चेहरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वह धीरे से कहती है, तुमने बचपन से बहुत तकलीफें झेली हैं, इसलिए तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और धीरे धीरे तुम्हारी सेहत ठीक कर दूंगी। जिस पर फेंग टोन भावुक होकर मुस्कुराता है और कहता है, निंग बिंग दीदी, आप पूरी रात घर नहीं गई? क्या ब्रदर फेंग युआन बुरा नहीं मानेंगे? मेरा नाम सुनते ही बाई निंग बिंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ जाती है। वह ठंडी आवाज में कहती है, उसे बुरा मानने का कोई हक नहीं है। मैं पहले से जानता था कि बाई निंग बिंग का मेरे और फेंग टोन के लिए रवैया जमीन आसमान जितना अलग है, लेकिन जब मैंने उसके मुंह से कोई हक नहीं ये 3 शब्द सुने, तब मेरा दिल ऐसा दर्द करता है जैसे किसी ने उसमें सुई चुभो दी हो। मैंने बाई निंग बिंग से पूरे 11 साल प्यार किया था। 3 साल तक मैं उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड रहा, लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ इतना मिला कि मुझे कोई हक ही नहीं था। जिस पर मैं बेबस होकर दीवार का सहारा लेकर धीरे से नीचे बैठ जाता हूँ। 3 दिन बाद फेंग टोन वापस फेंग फैमिली लौट आता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर पूरे परिवार को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब मैंने किया है। मैं चाहे कितनी भी सफाई देता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करता। फेंग फैमिली और बाई निंग बिंग की नजरों में मैं हमेशा से ऐसा इंसान था जो अपने पोजीशन को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। इसी वजह से उनकी नजरें मेरे लिए दिन ब दिन और ठंडी होती जाती हैं। उनकी वही बेरहम नजरें मेरे दिल को बार बार छलनी करती रहती हैं। मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाता हूँ, लेकिन फेंग श्याओ तियाओ मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझती। उसकी नजर सीधी वार्ड के अंदर जाती है। जब वह बाई निंग बिंग और फेंग टोन को एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठकर साथ में किताब पढ़ते हुए देखती है, तभी उसे सब समझ आ जाता है। इसके बाद वह मुझे जबरदस्ती कॉरिडोर के सुनसान कोने में धक्का दे देती है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वह ठंडी आवाज में कहती है, फेंग युआन, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। फेंग टोन और निंग बिंग को साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आने लगती है। आखिर बाई निंग बिंग का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड तो मैं हूं, लेकिन आज मुझसे ही इस तरह सवाल किए जा रहे हैं। मैं दांत भींचकर कहता हूं, क्या मुझे जलन नहीं होनी चाहिए? बाई निंग बिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर वह तिरस्कार से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने फेंग टोन की जगह लेकर फेंग फैमिली में पूरे 11 साल ऐश की जिंदगी जी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब तुम्हारा था? अब सपना देखना बंद कर दो। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब फेंग टोन का है। अगर थोड़ी भी समझ है तो जल्दी से निंग बिंग से ब्रेकअप कर लो। जब तक फेंग टोन खुश रहेगा, हम पहले की तरह तुम्हारे साथ भी ठीक से रहेंगे। पहले की तरह? मैं बाहर से भले ही फेंग फैमिली का अडॉप्टेड सन था, लेकिन असल में छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटा जाता था, मारा जाता था। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी एक्सेलेंट बन जाऊं, फिर भी मैं कभी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फैंगटोन नहीं था। मेरी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं
जिस सवाल को मैंने इतने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा था, आखिर मैं वही पूछ बैठता हूँ। फेंग फैमिली में आना मेरा फैसला नहीं था, तुम्हारे मॉम और डैड खुद मुझे अडॉप्ट करके लाए थे। अब जब फेंग टोन वापस आ गया है, मैं खुशी खुशी ये घर छोड़ दूंगा, उसकी हर चीज उसे वापस कर दूंगा। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों? जिस पर फेंग शाओ तियाओ हंसते हुए कहती है, कहीं तुम्हें सच में ऐसा तो नहीं लगा कि हमें तुम्हारी फिक्र है? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ फेंग फैमिली की रेपुटेशन बचाना चाहते थे। अगर असली बेटा मिलते ही हम अडॉप्टेड सन को निकाल देते तो लोग क्या कहते? उसकी बात मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरती है, मेरा पूरा शरीर कांप उठता है, मैं लड़खड़ाता हूँ और आखिरकार वहीं गिर पड़ता हूँ। तो यही सच था, फेंग फैमिली सिर्फ इसलिए मुझे अपने पास रोके रखना चाहती थी ताकि दुनिया उन्हें बुरा न कहे। वे अपनी आंखों के सामने फेंग टोन को मेरी हर सबसे कीमती चीज छीनते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उनकी नजरों में मैं शुरू से आखिर तक सिर्फ एक अडॉप्टेड सन था, जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था। मैं पूरे 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन इन 3 दिनों में एक भी इंसान मुझे देखने नहीं आया। जिस पर डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपना सामान लेकर उस जगह वापस लौटता हूँ जिसे कभी मैं अपना घर समझता था, लेकिन वहां आज भी वही ठंडापन था जो मेरे जाने वाले दिन था। शायद बाइनिंग बिंग इन 3 दिनों में एक बार भी यहाँ वापस नहीं आई थी, वह लगातार फेंग टोन के साथ ही थी। ये विला बाइनिंग बिंग ने मेरे 20वें बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था। मैं हमेशा इसे हम दोनों का होम समझता था, लेकिन अब बाइनिंग बिंग मेरी नहीं रही और ये घर भी बहुत पहले अपना अपनापन खो चुका था। मैं दवा खाकर स्विमिंग पूल के पास रखी लाउंज चेयर पर लेटकर धूप सेंकने लगता हूँ। पता नहीं कितना समय गुजर जाता है, तभी मेरे ऊपर एक परछाई आकर रुकती है। मैं आंखें खोलता हूँ तो सामने फेंग टोन खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह कहता है, ब्रोदर फेंग युआन, आप जाग गए? आज मैं खास तौर पर आपका थैंक यू बोलने आया हूँ। डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए आपने 3 साल मेहनत की थी, लेकिन आखिर में आपने वो मौका मुझे दे दिया। मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? सवाल पूछते ही मुझे जवाब खुद समझ आ जाता है। इस विला की सिर्फ मेरे और बाइनिंग बिंग के पास थी। अगर फेंग टोन अंदर आया है तो जाहिर है उसे कि बाइनिंग बिंग नहीं दी होगी। जिस पर फेंग टोन मुस्कुराते हुए कहता है, आप ही बताइए, और कौन देगा? निंग बिंग दीदी ने ही मुझे की दी है। पिछले कुछ दिनों से वो मेरे साथ ही थी। आज उन्हें थोड़ा काम था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ अपने कुछ कपड़े लेने भेजा है। उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कोई गंदी चीज निगल ली हो। मैं अपने अंदर का गुस्सा दबाते हुए कहता हूँ, ऊपर जाकर जो लेना है ले लो और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फेंग टोन आराम से स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाता है और जानबूझकर मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, ब्रोदर फेंग युआन, मैंने सुना है आपको तैरना नहीं आता, तो क्या आपको पता है निंग बिंग दीदी ने ये स्विमिंग पूल किसके लिए बनवाया था? ओह हाँ, शायद आपको नहीं पता, मुझे बचपन से स्विमिंग बहुत पसंद है। मैं तो कई बार स्विमिंग चैंपियन भी रह चुका हूँ। उसकी हर बात मेरे कानों में कांटे की तरह चुभती रहती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता हूँ, अगर तुम्हें स्विमिंग पसंद है तो जाकर स्विम करो। वैसे भी बाकी किसी काम में तुम खास नहीं हो, कम से कम अच्छी हेल्थ तो बना लोगे, जिससे तुम्हारे मॉम और डैड को थोड़ी कम चिंता होगी। मेरी बात सुनते ही फेंग टोन ऐसे भड़क जाता है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। वह गुस्से में खड़ा होकर मुझे घूरने लगता है, लेकिन मैं उसकी तरफ बिना देखे घर के अंदर जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरता हूँ, वह अचानक मेरा हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत से मुझे स्विमिंग पूल की तरफ धक्का दे देता है। उसी एक पल में अचानक 2 लोग पूल के पास पहुंच जाते हैं। एक मुझे पकड़ लेता है जबकि दूसरा फेंग टोन को। मैं अब भी कुछ समझ भी नहीं पाता कि फेंग टोन तुरंत अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वह रोते हुए चिल्लाता है, मॉम, डैड, ब्रदर फेंग युआन मुझे पानी में धक्का देना चाहते थे। मेरी गैस्ट्राइटिस अभी तक ठीक भी नहीं हुई है। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे उसी ने। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर फेंग और मिसेज फेंग दोनों गुस्से से मुझे घूरने लगते हैं। जिस पर मिसेज फेंग गुस्से में चिल्लाकर कहती हैं, सुना था तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम तो तुम्हें देखने आने वाले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम इतने निर्दयी निकलोगे। फेंग टोन ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बार बार उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या उसे मार डालोगे तभी तुम्हें सुकून मिलेगा? उनकी डांट और गालियां लगातार मेरे ऊपर बरसती रहती हैं, जिस पर मैं पहले की तरह एक बार फिर सिर झुका लेता हूँ। न मेरे अंदर जवाब देने की हिम्मत बची थी और न ही ताकत। मिसेस फेंग की उंगली लगभग मेरी आंखों तक आ पहुंचती है। वहीं मिस्टर फेंग तो उससे भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, नालायक, एहसान फरामोश। वह अभी गालियां दे ही रहे थे कि उनका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता, जिस पर वह जोर से मेरी कमर पर लात मारते हैं और मुझे सीधा स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं। ये एक बहुत गहरा स्विमिंग पूल था। मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। मैं पानी में हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा शरीर पत्थर की तरह लगातार नीचे डूबता ही चला जाता है। मैं बेबस होकर देखता रहता हूँ कि फेंग फैमिली के तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम से घर के अंदर चले जाते हैं। आधी बेहोशी में भी मुझे उनकी बातें साफ सुनाई देती हैं। ये सिर्फ स्विमिंग पूल है, इससे कोई नहीं मरता। जब इसका मन होगा खुद बाहर निकल आएगा। वैसे भी फेंग टोन को भी पता चलना चाहिए कि सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पड़े रहने का एहसास कैसा होता है। मेरा शरीर सूखे पत्ते की तरह धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जाता है। दर्द और पछतावा मुझे पूरी तरह निगलने लगता है। शायद अगर मैं आज यहीं मर जाऊं
तो सबसे बड़ा अफसोस सिर्फ यही रहेगा कि मैं अपने असली मॉम और डैड से कभी मिल भी नहीं पाया। पता नहीं क्या वो भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना फैंग फैमिली आज फैंग टोन से करती है। तभी अचानक कोई पानी में छलांग लगाता है। एक काला साया तेजी से मेरी तरफ आता है और मुझे पकड़कर बाहर किनारे तक ले आता है। मैं बड़ी मुश्किल से पानी की एक लंबी उल्टी करता हूँ और धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। सामने बाई निनिंग बिंग खड़ी थी और उसके साथ वही बॉडीगार्ड था जिसने अभी अभी मेरी जान बचाई थी। उसे देखते ही मेरे दिल में एक पल के लिए हल्की सी उम्मीद जाग जाती है। तो शायद उसके दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी फिक्र बाकी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। वह गुस्से में कहती है, फेंग युआन, क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं बचा? हर बार जब बात फेंग टोन की होती थी, बाइनिंग बिंग अपना सारा धैर्य खो देती थी। मैं अभी कुछ समझा भी नहीं पाता कि तभी फेंग टोन रोता हुआ बाहर आ जाता है। वह धीरे से बाइनिंग बिंग की बाजू पकड़कर मासूम बनते हुए कहता है, निंग बिंग दीदी, ब्रदर फेंग युआन को मत डांटिए, शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। जिस पर बाई निंग बिंग तुरंत कहती है, फेंग टोन, तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? वो अपनी आदत कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में कहती है, फेंग युआन, इतने सालों की पहचान की वजह से इस बार मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगी। मैं भीगे हुए कपड़ों में जमीन पर पड़ा कांपता रहता हूँ। मेरे शरीर में जितनी ठंड थी उससे कहीं ज्यादा ठंड मेरे दिल के अंदर फैल चुकी थी। हर बार यही होता था, वे हमेशा फेंग टोन पर भरोसा करते थे और मुझे हमेशा सबसे बड़ा गुनहगार मान लेते थे, जबकि हर बार जुल्म फेंग टोन पर नहीं बल्कि मुझ पर ही होता था। जख्म हमेशा मेरे हिस्से में आते थे। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचता हूँ, चारों लोगों की हंसी अचानक बंद हो जाती है। उनकी सारी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं, जैसे किसी चोर को देख रहे हों। मैं बिना कुछ बोले अपने भीगे हुए शरीर के साथ ऊपर जाने लगता हूँ। तभी अचानक फेंग टोन जोर से चिल्लाता है, अरे, मेरी जेड रिंग गायब हो गई, कहीं वो स्विमिंग पूल में तो नहीं गिर गई? उसकी बात सुनते ही मुझे समझ आ जाता है कि ये सब पहले से सोचा हुआ ड्रामा है। मैं बिना कुछ बोले तेजी से ऊपर जाने लगता हूँ, लेकिन मिस्टर फैंग मुझे रोककर चिल्लाते हैं, फैंग युआन, वहीं रुक जाओ, क्या तुमने फैंगटोन की जेड रिंग पूल में फेंकी है? मैं कमजोर आवाज में कहता हूँ, नहीं, मैंने उसे धक्का भी नहीं दिया और उसकी रिंग भी नहीं फेंकी। कुछ दिन पहले आया तेज बुखार अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था। उसके ऊपर कई घंटे तक ठंडे पानी में रहने की वजह से मेरा सिर चकरा रहा था। मेरे पैरों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं ठीक से खड़ा रह सकूं। मिस्टर फेंग गुस्से में चिल्लाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम फेंग टोन का हाथ पकड़कर उसे पूल में धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? उसी वक्त मिसेस फेंग की तेज आवाज पूरे विला में गूंज उठती है। इसी बीच फेंग टोन लाल आंखों से बाई निनिंग बिंग की तरफ देखकर कहता है, अगर ये कोई आम रिंग होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये रिंग मॉम और डैड ने मुझे दी थी। जब मेरा किडनैप हुआ था तब उन्हीं दिनों मैं इसी रिंग को देखकर खुद को हिम्मत देता था। मुझे बस यही उम्मीद रहती थी कि एक दिन मैं फिर से अपने मॉम और डैड से मिलूंगा। ये सुनते ही मिसेस फेंग को उसके सारे दुख याद आ जाते हैं। वह तुरंत फेंग टोन को गले लगाकर रोने लगती हैं। वहीं मिस्टर फेंग का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह तेजी से मेरी तरफ आते हैं और सीढ़ियों से मुझे घसीटते हुए नीचे ले जाते हैं। तुम्हारा दिल इतना जहरीला कैसे हो गया? तुम्हारे अंदर इतनी जलन क्यों भरी हुई है? फेंग युआन, आज अगर तुम पूल से फेंग टोन की जेड रिंग निकालकर नहीं लाए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे जबरदस्ती बाहर खींचकर ले जाते हैं। मैं पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। आखिर में मैं सिर्फ बाई निंग बिंग की तरफ मदद भरी नजरों से देखता हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं था। वह जाकर एक डाइविंग गॉगल्स लाती है और सीधे मेरी तरफ फेंक देती है, इसे पहन लो और पूल में उतरकर फेंग टोन की रिंग ढूंढ कर लाओ। मैं सिर हिलाकर मना करता हूँ, जिस पर वह और भी सख्त आवाज में कहती है, ये तुम्हारा कर्ज है और तुम्हें इसे हर हाल में चुकाना होगा। चारों लोग पूल के किनारे खड़े होकर बातें करते रहते हैं। बीच बीच में मुझे आवाज लगाते रहते हैं कि मैं काम चोरी न करूं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। पानी पहले से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। अंधेरा बढ़ने के साथ पानी के अंदर कुछ दिखाई देना भी मुश्किल होने लगता है। मेरे हाथ पैर भी धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। कई बार बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर आकर सांस ले पाता हूँ, लेकिन हर बार बाई निंग बिंग की ठंडी आवाज सुनाई देती है, फेंग युआन, जानबूझकर टाइम मत बर्बाद करो। अगर रिंग नहीं मिली तो ऊपर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं पूरी तरह टूटकर फिर से पानी के अंदर चला जाता हूँ। लगातार 4 घंटे तक पूल के अंदर हर कोना खोजता रहता हूँ। आखिर ड्रेन के पास एक छोटी सी दरार में मुझे फेंग टोन की जेड रिंग मिल जाती है। मैं उसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता हूँ। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से किसी तरह किनारे तक पहुंचता हूँ और रिंग बाहर फेंक देता हूँ, जिसके बाद मैं पूल के किनारे ही गिर पड़ता हूँ। अब मेरे अंदर हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। चारों लोग आराम से मेरे पास आते हैं। फेंग टोन तुरंत मेरी मुट्ठी से रिंग छीन लेता है और ऊपर से मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। इसके बाद वह मिस्टर फेंग और मिसेज फेंग का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। बाई निंग बिंग सिर्फ इतना कहती है, अपना ख्याल खुद रखना, और फिर वह भी बिना एक बार पीछे देखे फैंग टोन के पीछे चली जाती है। शुरू से आखिर तक उसने मेरी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं पूल के किनारे अकेला पड़ा रहता हूँ। उन चारों की हंसने बोलने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती जाती हैं और आखिरकार मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मैं उस सुनसान विला में पूरे 2 दिन तक मौत और जिंदगी के
बीच पड़ा रहता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो सबसे पहला काम मैं अपने असली मॉम और डैड को कॉल करना करता हूँ। फोन जुड़ते ही मैं धीमी आवाज में कहता हूँ, मॉम, डैड, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अब मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। आप लोग मेरे लिए परमानेंट इमिग्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ से खुशी की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मेरे दिल में अब कोई हलचल नहीं होती। जिस शहर में मैंने पूरे 20 साल बिताए थे, उसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब यही मेरे पास बचा हुआ आखिरी फैसला था। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं किसी पराये देश की जिंदगी में खुद को ढाल पाऊंगा या नहीं, और ना ही ये पता था कि मेरे रियल माता पिता सच में मुझसे प्यार करेंगे, मेरा साथ देंगे या नहीं। मेरे सामने का सफर बहुत लंबा था, जिसमें सिर्फ अनिश्चितता और रिस्क भरा पड़ा था, जिस पर भी मैंने बिना पीछे हटे उसका सामना करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी कि आगे चाहे जितना भी बुरा हो, वो मेरी अभी की जिंदगी से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता था। उस वक्त अमेरिका में बसने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टूडेंट वीजा से कहीं ज्यादा मुश्किल और लंबा था, जिस पर मैंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, कई दिनों तक इधर उधर भागदौड़ करता रहा और बार बार अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर लगाता रहा। इसके बाद जब आखिरी बार एम्बेसी के गेट से बाहर निकलता हूँ, तभी एक चमचमाती लग्जरी कार मेरे सामने से गुजरती है। मैं उसका नंबर प्लेट तो ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन उस कार को एक नजर में पहचान जाता हूँ, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन मॉडल था, जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 100 गाड़ियां थीं और पूरे इस शहर में ऐसी सिर्फ एक ही कार थी, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि बाई निंग बिंग थी, जिस पर मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को समझा लेता हूँ। बाई निंग बिंग की नजर और उसका दिल हमेशा फेंग टोंग के लिए था। ऐसे में वो सड़क किनारे खड़े मुझ पर क्यों ध्यान देती, और अगर देख भी लेती तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात हो जाती है, मैं अकेला फर्श पर घुटनों को सीने से लगाए बैठा रहता हूँ, जिस पर ठंडी टाइल्स की सर्दी पूरे शरीर में उतर रही होती है। मैं टीवी की आवाज सबसे तेज कर देता हूँ, ताकि उस शोर से इस सुनसान विला की खामोशी थोड़ी कम महसूस हो। तभी अचानक दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज आती है, जिसे सुनकर मैं चौंक जाता हूँ। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और काफी दिनों बाद बाई निंग बिंग मेरे सामने खड़ी दिखाई देती है। वो मेरे पास आकर पूछती है, तुम कहाँ जाने वाले हो? आज मैंने तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी के बाहर देखा था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जिसके जवाब में मैं पहले से तैयार किया हुआ बहाना बोल देता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का ट्रायल फेज अब खत्म होने वाला है और फाइनल रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। प्रोफेसर ने मेरा नाम अमेरिका में होने वाले एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करवा दिया है। मैं वहां जाकर अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट प्रेजेंट करूंगा। यह सुनकर बाई निंग बिंग हल्का सा सिर हिलाती है। उसे सुबह एम्बेसी के बाहर मुझे देखने का सीन याद आ जाता है। पहले तो उसे लगा था कि शायद उसने किसी और को देख लिया होगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं उससे छुपकर अमेरिका जाने जैसा काम कभी कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर वो कार घुमाकर वापस आई तो उसने मुझे टैक्सी में बैठते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिस पर उसके मन में एक पल के लिए अजीब सी नफरत पैदा हुई थी। लेकिन वो एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इतने सालों में मेरा और फेंग फैमिली का रिश्ता वैसे भी कभी खास नहीं रहा था। बाई निंग बिंग ही इस दुनिया में मेरा आखिरी सहारा थी। मैं इतने सालों से उसका पीछा करता आया था। उसके लिए मेरा प्यार और लगाव मेरी हड्डियों तक में बस चुका था। ऐसे जज्बात कोई एक दिन में छोड़ नहीं सकता। जिस पर बाई निंग बिंग हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मूवी देखोगे? मैं तुम्हारे साथ देखती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से लगभग निकल ही जाता है, आज रात तुम्हें फेंक टोंग के घर नहीं जाना। लेकिन मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ और आखिर में वो सवाल निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं उसकी आदत अच्छी तरह जानता था। वो हमेशा पहले मुझे तकलीफ देती थी, फिर बाद में थोड़ी सी मिठास दिखाकर सब संभालने की कोशिश करती थी। आखिर में मैं मना नहीं करता। मैं एक रोमांटिक क्लासिक मूवी चला देता हूँ, जिसे देखते देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाई निंग बिंग पूरी मूवी के दौरान बार बार अपना फोन ही देखती रहती है। जब मूवी का लास्ट सॉन्ग खत्म होता है, तब मैं धीरे से उठकर कहता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं पहले सोने जा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन तभी बाई निंग बिंग अचानक मुझे रोक लेती है। वो कहती है, कल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में फेंग टोंग के ग्रेजुएट स्कूल डायरेक्ट एडमिशन की खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी है। तुम उसके बड़े भाई हो, इसलिए गिफ्ट पहले से तैयार रखना। जिस पर मैं बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला जाता हूँ। इस बार मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह बाई निंग बिंग किसी के हाथों मेरे लिए एक गिफ्ट बॉक्स भिजवाती है। मैं उसे खोलकर देखता हूँ तो अंदर डायमंड से जड़ी हुई एक बेहद महंगी लग्जरी वॉच रखी होती है। साथ में एक ग्रीटिंग कार्ड भी था, जिस पर लिखा था, फेंग टोंग, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि उस कार्ड पर साइन मेरा नाम फेंग युआन लिखा हुआ था, जिस पर मैं बस बेबस होकर हल्की सी हंसी हंस देता हूँ और सिर हिला देता हूँ। बाई निंग बिंग ने हर चीज इतनी परफेक्ट तरह से अरेंज की थी कि कोई कमी नहीं छोड़ी। बस समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसने मेरे लिए किया था या सिर्फ फेंग टोंग के लिए। जब मैं होटल पहुंचता हूँ, तभी अंदर से हंसी मजाक और खुशियों की आवाजें लगातार बाहर आ रही होती हैं। मैं दरवाजे का हैंडल पकड़कर काफी देर तक वहीं खड़ा रहता हूँ। समझ नहीं आता कि अंदर जाऊं या नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं अंदर कदम रखूंगा, वहां का पूरा खुशहाल माहौल एक पल में खत्म हो जाएगा। आखिर फेंग फैमिली में ऐसा कौन था जो मेरा स्वागत करना चाहता था? लेकिन अगर मैं अंदर नहीं जाता तो यही लोग बाद में मुझे बदतमीज और एहसान फरामोश कहकर फिर से डांटने लगते। जिस पर मैं अभी भी वहीं खड़ा सोच ही रहा होता हूँ कि अचानक अंदर से
किसी चीज के टूटकर गिरने की तेज आवाज आती है। मैं दरवाजे के शीशे से अंदर झांकता हूँ, जहां फेंग टोंग का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसके होंठों की मुस्कान पल भर में गायब हो गई थी, जिस पर मदर फेंग सबसे पहले उसके चेहरे का बदलता एक्सप्रेशन नोटिस करती है और फौरन पूछती है, टोंग क्या हुआ, सब ठीक है ना? फेंग टोंग धीमी आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस फेंग युआन के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया है। सुना है उसने कोई रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की है। अभी डिपार्टमेंट के ग्रुप चैट में हर कोई उसे कंग्रेचुलेशंस दे रहा है। यह सुनते ही फादर फेंग के चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन फेंग श्याओ श्याओ को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो तुरंत फेंग टोंग का फोन छीनकर ग्रुप चैट खोलती है। आज का दिन वैसे फेंग टोंग के लिए सेलिब्रेशन का दिन था। हर कोई उसे ग्रेजुएट स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन मिलने पर बधाई दे रहा था। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ठीक उसी वक्त मेरे एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने की खबर पूरे ग्रुप में फैल जाएगी, जिस पर देखते ही देखते पूरे ग्रुप का माहौल बदल जाता है। हर कोई मेरी तारीफ करते हुए मुझे साइंस जीनियस कहने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग ये भी कह रहे थे कि मुझे सीधे पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिट कर लेना चाहिए। बस इतनी सी बात ने फेंग टोंग की सारी स्पॉटलाइट एक पल में छीन ली, जिस पर फेंग श्याओ श्याओ गुस्से में फोन जोर से टेबल पर पटक देती है और कहती है, ये फेंग युआन जानबूझकर कर रहा है। उसने जानकर आज ही रिजल्ट पब्लिश किया है ताकि भाई की सारी लाइमलाइट छीन सके। मदर फांग भी तुरंत उसका साथ देते हुए कहती है, ये फांग युआन हमेशा लोगों का अटेंशन खींचने की कोशिश करता रहता है। घर में कोई से पूछता नहीं तो स्कूल जाकर अपनी अचीवमेंट दिखाता फिरता है। इसका दिल कितना गंदा है। जिस पर फादर फांग भी गुस्से से फोन उठाते हुए कहते हैं, इसकी हर चीज टोंग से छीनी हुई है। पता नहीं इसे किस बात का घमंड है। अभी इसे यहीं बुलाता हूँ। लेकिन तभी फेंग श्याओ श्याओ उन्हें रोकते हुए कहती है, डैड इसे बुलाकर भी क्या होगा, इसका वही चुप रहने वाला स्वभाव है, कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं ऐसा करूंगी कि फेंग युआन की सारी अकड़ हमेशा के लिए निकल जाएगी। फादर फेंग तुरंत पूछते हैं, क्या आइडिया है? जिसके जवाब में फेंग श्याओ श्याओ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बहुत आसान है। आखिर ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ही तो है। पहले ये पता लगाते हैं कि इसकी डिस्कवरी सच में इतनी बड़ी है भी या नहीं। हमें बस इतना करना है कि सारी क्रेडिट ब्रदर टोन के नाम कर देनी है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना? जब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उन्हें सबसे बड़ा जीनियस मानने लगेगी, तब सिर्फ मास्टर्स में डायरेक्ट एडमिशन ही नहीं, बल्कि सीधे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर बनना भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। जिस पर फुआंग तिएतिए बड़े घमंड के साथ अपनी बात रखती है। यह सुनते ही फुआंग टोन खुशी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो उदासी थी वह पल भर में गायब हो जाती है और उसकी जगह एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिस पर वह कहता है, दीदी आखिर आपके दिमाग में ही सबसे बढ़िया आइडिया आता है। इसके बाद फादर फुआंग और मदर फुआंग भी तुरंत उसकी बात से सहमत होते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आज फुआंग वियन के पास जो कुछ भी है वह सब ब्रदर टोन का ही तो है। हमने उसे इतने सालों तक पाला पोसा है, तो अगर वह अपनी रिसर्च अचीवमेंट ब्रदर टोन को दे दे तो इसमें गलत क्या है? यह तो बिल्कुल नेचुरल बात है। जिस पर पूरे परिवार का सपोर्ट मिलते ही फुआंग तिएतिए चाहती है कि वह अभी इसी वक्त अपना प्लान शुरू कर दे। लेकिन उसे अच्छी तरह पता होता है कि मेरे और उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अगर वह सीधे मुझसे बात करेगी तो मैं किसी भी हालत में उसकी बात नहीं मानूंगा। जिस पर वह अपनी नजर बाई निंग बिंग की तरफ घुमाती है और टीवी की आवाज पूरी तरह तेज कर देती है ताकि पूरे विला में फैली खामोशी थोड़ी कम हो सके। वहीं मैं दरवाजे के बाहर खड़ा ऐसा फील कर रहा था जैसे किसी बर्फीली खाई में गिर गया हूं। खुद को अंदर जाकर सब कुछ तहस नहस करने से रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि फुआंग फैमिली के दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं है। लेकिन आज जब मैं उन्हें खुलेआम मेरी मेहनत का फल छीनने की प्लानिंग करते हुए सुनता हूँ और यह सुनता हूँ कि वे मुझे पूरी तरह खाली हाथ छोड़ देना चाहते हैं, तो मेरे दिल में ऐसी तकलीफ उठती है जो अंदर तक चीर देती है, जिस पर मेरी धड़कनें लगातार तेज होने लगती हैं और मेरी दोनों मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं। बाई निंग बिन, वह औरत जिससे मैंने पूरे 11 साल तक दिल से प्यार किया था, अब बस यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या वह भी उनकी बात मान जाएगी? कुछ पल की खामोशी के बाद वह आखिर बोलती है, मैं खुद फुआंग वियन से बात करूंगी। मैं उसे समझाऊंगी कि वह अपनी रिसर्च अचीवमेंट ब्रदर टोन को दे दे। यह सुनते ही मेरे अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, जिस पर मैं वापस विला नहीं लौटता। मैं सीधे अपना फोन स्विच ऑन ऑफ कर देता हूँ और खुद को लेबोरेटरी के अंदर बंद कर लेता हूँ। लेकिन बाई निंग बिन फिर भी मुझे ढूंढ ही लेती है। वह सीधे डीन के पास जाकर लेबोरेटरी की चाबी ले लेती है, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि इस जगह के अलावा मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। लेबोरेटरी की हल्की रोशनी के नीचे मैं कंप्यूटर से सिर उठाता हूँ। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे और मेरा पूरा शरीर कई दिनों की लगातार मेहनत से पूरी तरह टूट चुका था। जिस पर मैं लाल आंखों से बाई निंग बिंग को अपनी तरफ आते हुए देखता हूँ। वह शांत आवाज में कहती है,
सुना है तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, कंग्रेचुलेशंस। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। मैं चाहता था कि वह सच में मेरी खुशी में खुश हो। मैं चाहता था कि वह बेरहम बात कभी न कहे। लेकिन अगले ही पल बाई निंग बिंग ठंडे चेहरे के साथ धीरे धीरे बोलती है, फुएंगवियन, इस बार अपनी रिसर्च अचीवमेंट ब्रदर टोन को दे दो। उसका यह एक वाक्य ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी हथौड़ा दे मारा हो। हालांकि मुझे पहले से उसकी चॉइस का अंदाजा था, लेकिन जब वह यह बात अपनी जुबान से बोलती है तब भी ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने मेरे दिल में सीधे चाकू घोंप दिया हो। मैं कुछ बोल भी नहीं पाता कि उससे पहले ही वह अपनी बात साबित करने के लिए एक के बाद एक वजहें गिनाने लगती है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास टैलेंट भी है, आगे चलकर तुम ऐसी बहुत सारी रिसर्च कर लोगे। लेकिन ब्रदर टोन अलग है, वह जल्द ही ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम में जाने वाला है। अगर उसके पास कुछ अच्छे एकेडमिक पेपर्स नहीं होंगे तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मैं दोनों हाथ टेबल पर रखकर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता हूँ और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास टैलेंट है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी मेहनत कभी दिखाई नहीं देती? मैंने कितनी रातें बिना सोए इसी लैबोरेटरी में बिताई हैं। केमिकल्स ने मेरे हाथों की चमड़ी तक कई बार जला दी। यह अचीवमेंट मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी मेहनत और अपने खून पसीने से हासिल की है। बाइनिंग बिन, क्या तुम्हारे पास सच में दिल नाम की कोई चीज है? मेरे लगातार सवाल सुनकर बाइनिंग बिन का सब्र जवाब देने लगता है, जिस पर वह चिढ़कर कहती है, हाँ तुमने मेहनत की है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फुएंगवियन, अपनी औकात मत भूलो। इतने सालों तक तुमने ब्रदर टोन की जगह लेकर फुएंग फैमिली में आराम की जिंदगी जी है। अब अगर उसकी खातिर तुम्हें थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? इंसान को एहसान मानना चाहिए। इसे ब्रदर टोन के लिए तुम्हारी तरफ से एक रीपेमेंट समझ लो। एहसान फरामोश। जैसे ही मैं ये शब्द सुनता हूँ मेरे मुंह से अचानक हंसी निकल जाती है, लेकिन वह हंसी इतनी दर्द भरी होती है कि मेरा सीना तक दर्द करने लगता है। मैं उस औरत को देखता हूँ जिससे मैंने पूरे 11 साल तक प्यार किया था। तब मुझे एहसास होता है कि उसकी नजरों में मैं हमेशा से सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने ब्रदर टोन का हक छीन लिया था। एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी भर अपना गुनाह चुकाना चाहिए, जिस पर जिंदगी में पहली बार मैं पूरी ताकत से बाई निंग बिंग को अपने से दूर धक्का दे देता हूँ। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, अगर तुम्हें मुझे एहसान फरामोश समझना है तो समझो, लेकिन इस बार मैं अपनी रिसर्च अचीवमेंट ब्रदर टोन को कभी नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे लैब से बाहर निकल जाता हूँ और बाइनिंगा बिन वहीं हैरान खड़ी रह जाती है। वैसे भी उस खाली विला में अब मेरा कोई सामान नहीं बचा था जिसे मुझे वापस लेना हो। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह अपनी रिपोर्ट पूरी करूं, अपनी मेहनत का फल लेकर हमेशा के लिए इस घुटन भरी जगह से दूर चला जाऊं, जिस पर अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को सबसे दूर रखता हूं। हैरानी की बात यह थी कि बाई निंग बिंग की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आता। मैं मन ही मन सोचता हूं कि शायद उसने आखिरकार हार मान ली है, जिस पर मैं अपना कंप्यूटर लेकर फिर से लैब पहुंचता हूं ताकि अपनी रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा पूरा कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग के एंट्रेंस पर फेस स्कैन करता हूं, सिस्टम बार बार एक्सेस डिनाइड दिखाने लगता है। मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार वही रिजल्ट आता है। घबराकर मैं तुरंत अपने प्रोफेसर को फोन लगाता हूं और कहता हूं, सर मेरा एक्सेस कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा? जिस प्रोफेसर ने हमेशा मुझसे प्यार से बात की थी, आज उनकी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। वह कहते हैं, फुएंगवियन, आज से तुम हमारी लैबोरेटरी के मेंबर नहीं रहे, अब तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। ये सुनते ही मैं गुस्से में एकेडमिक ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ता हूँ, लेकिन वहाँ प्रोफेसर मिलते ही नहीं। सिर्फ एक टीचर मुझे चुपचाप एक तरफ ले जाकर धीरे से कहते हैं, फुएंगवियन, प्रोफेसर को ढूंढकर भी कोई फायदा नहीं होगा, ये फैसला उनका नहीं है, वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। मैं वहीं कॉरिडोर में बैठ जाता हूँ और ऐसा लगता है जैसे निराशा की एक बड़ी लहर मुझे पूरी तरह निगल रही हो। तभी मुझे अचानक एहसास होता है, मुझे यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। बाई निंग बिंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जब मैंने उसकी बात ठुकरा दी तो वह जरूर मेरे खिलाफ कोई दूसरा रास्ता निकालेगी। और इस पूरे शहर में यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर पर दबाव डालने की ताकत अगर किसी के पास थी तो वह सिर्फ बाई फैमिली और फोंग फैमिली के पास थी, जिस पर यह सोचते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मेरा पूरा शरीर लड़खड़ाने लगता है। मैं फोन पर चीखते हुए पूछता हूँ, आखिर क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज आती है। उन्होंने बहुत पहले ही फोन काट दिया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ जाता हूँ और अपना कंप्यूटर खोलकर चेक करता हूँ, लेकिन जो सच मेरे सामने आता है वह मुझे और भी ज्यादा तोड़ देता है। मेरे लैबोरेटरी के सारे एक्सेस हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए गए थे। अब मैं न तो किसी भी रिसर्च डेटा को देख सकता था और न ही उसे इस्तेमाल कर सकता था। इतना ही नहीं, जिस रिसर्च अचीवमेंट को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, अब मैं उसके करीब तक नहीं जा सकता था। इसी बीच यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट में लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। कोई लिखता है, आज इतान तान होटल में पार्टी हो रही है। दूसरा जवाब देता है, अरे फुओंग तान तो फुओंग फैमिली का यंग मास्टर है, उसके लिए एक पार्टी की क्या औकात है। फिर कोई लिखता है, सही कहा, फुआंगटोन हैंडसम भी है, दिल का अच्छा भी है और रिसर्च में भी कमाल का है। सच में अमेजिंग इंसान है। जिस पर पूरे ग्रुप में लगातार उसकी तारीफों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन तभी एक साधारण सी लड़की अचानक मैसेज भेजती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रदर टोन की यह रिसर्च
फुआंग वियन वाली रिसर्च से बिल्कुल सेम है, कहीं ये कॉपी तो नहीं की गई? उसका मैसेज आते ही पूरा ग्रुप अचानक शांत हो जाता है। इसी दौरान पूरे डिपार्टमेंट के मेन ग्रुप में एक नया मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस, ब्रदर टोन की रिसर्च ऑफिशियली सक्सेसफुल हो गई है और इसे कई बड़े साइंटिफिक प्रोफेसर्स ने भी अप्रूव कर दिया है। जिसके बाद लगातार कंग्रेचुलेशंस वाले मैसेजेस पूरी स्क्रीन पर छा जाते हैं। सिर्फ मैसेजेस देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे ब्रदर टोन घमंड से हवा में उड़ रहा हो, जिस पर वह खुद भी रिप्लाई करता है, थैंक यू एवरीवन, मैंने इस रिसर्च के लिए बहुत लंबे समय तक मेहनत की है, आखिरकार आज इसका रिजल्ट मिल ही गया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसके बाद फुआंग टोन ग्रुप चैट में मैसेज भेजता है, आज रात इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मेरी सेलिब्रेशन पार्टी है, आप सब लोग जरूर आना। जिस पर सिर्फ 1 घंटे बाद यूनिवर्सिटी के इंटरनल फोरम पर एक ऐसा पोस्ट सामने आता है जिसने पूरे कैंपस में हड़कंप मचा दिया। उस पोस्ट में किसी ने फुआंग टोन की पूरी रिसर्च डायरी अपलोड कर दी थी। उसमें पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय तक चले पूरे एक्सपेरिमेंट प्रोसेस को बेहद डिटेल में लिखा गया था। इतना ही नहीं, पोस्ट के आखिर में मेरा नाम लेकर मुझ पर सीधा प्लेजराइज्म का आरोप लगाया गया था। साथ ही लिखा था कि मुझे चोरी करने के बजाय एक ईमानदार इंसान बनना सीखना चाहिए। यह देखते ही पूरा यूनिवर्सिटी हिल जाता है, जिस पर वह पोस्ट देखते ही देखते डिपार्टमेंट की सबसे टॉप ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। हर कोई यही कहने लगता है कि मैं, जो लगातार 3 साल तक स्कॉलरशिप जीतने वाला टॉप स्टूडेंट था, असल में इतना गिरा हुआ इंसान निकला कि किसी और की रिसर्च चुराकर उसे अपनी अचीवमेंट बताने लगा। इसके बाद इंटरनेट पर मेरे खिलाफ गालियों और आरोपों की बाढ़ आ जाती है, जिस पर हर नई लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लोग चारों तरफ से मुझे घेर लेते हैं और मेरी हर सफाई उनकी आवाजों के शोर में दबकर रह जाती है। इसी बीच मेरा फोन बजता है। कॉल एकेडमिक ऑफिस की तरफ से होती है। वह कहते हैं, फुंग वियन, हम एकेडमिक ऑफिस से बोल रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटी फोरम पर अपलोड हुआ पोस्ट देख लिया है। प्रोफेसर और तुम्हारे क्लासमेट्स से भी पूछताछ की जा चुकी है। जांच के बाद यह कंफर्म हुआ है कि तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप सही हैं। यूनिवर्सिटी किसी भी तरह के प्लेजियम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए हमने तुम्हें एक्सपेल करने का फैसला लिया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिस पर मैं अकेला यूनिवर्सिटी कैंपस में चलता रहता हूँ। रास्ते से गुजरने वाले स्टूडेंट्स मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, प्लेजराइज्म करने वाला। उनके यह 3 शब्द बार बार मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी थी, लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ एक चोर की पहचान मिली, जिस पर मेरा दिमाग पूरी तरह बिखर जाता है। मैं पागलों की तरह पूरे कैंपस में भागने लगता हूँ और जोर जोर से चिल्लाता हूँ, मैंने कोई प्लेजरिज्म नहीं किया, मैंने किसी की रिसर्च नहीं चुराई, वह अचीवमेंट मेरी है, सिर्फ मेरी। इसके बाद मैं मास्क पहनकर टैक्सी से उतरता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे तुरंत पहचान लेते हैं। एक रिपोर्टर दौड़कर पूछता है, फुएंग वियन, हाल ही में जो प्लेजराइज्म स्कैंडल सामने आया है उस पर आपका क्या कहना है? दूसरा रिपोर्टर बोलता है, इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी, अगर तुमने उसे चुरा भी लिया तो क्या वह तुम्हारी हो जाएगी? तीसरा पूछता है, सुना है तुम फुआंग फैमिली के अडॉप्टेड सन हो, इस रिसर्च के असली मालिक तुम्हारे भाई ब्रदर टोन हैं। इतनी बड़ी हरकत करने के बाद भी क्या फुआंग फैमिली तुम्हें अपने घर में रखेगी? जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी वापस जाकर एक्सपल्सन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने पहुंचता हूं, उस दिन कैंपस गेट के बाहर स्टूडेंट्स और मीडिया की इतनी भीड़ होती है कि वहां चलना तक मुश्किल हो जाता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में वह पोस्ट आसपास की कई यूनिवर्सिटीज तक फैल चुकी होती है, जिस पर अब रिसर्च चोर का टैग हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जुड़ चुका था। दूसरी तरफ ब्रदर टोन उसी रिसर्च की वजह से पूरे एकेडमिक वर्ल्ड का नया स्टार बन चुका था। कई बड़े साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं मीडिया भी लगातार उसकी सक्सेस स्टोरी दिखा रही थी। मैं अभी अपनी बात खत्म ही करता हूं कि वहां मौजूद पूरी भीड़ शोर मचाने लगती है। उसी समय एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिस पर फादर फुआंग तेजी से बाहर निकलते हैं और भीड़ को चीरते हुए सीधे मेरे सामने आ जाते हैं। फिर मीडिया कैमरों, स्टूडेंट्स और रिपोर्टर्स के सामने वह बिना कुछ सोचे मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह गुस्से में चिल्लाते हैं, तू फिर क्या बकवास कर रहा है? वह थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि मैं सीधे जमीन पर गिर जाता हूँ, लेकिन वहां मौजूद हजारों लोगों में से एक भी इंसान मुझे उठाने नहीं आता, जिस पर मैं धीरे धीरे उठता हूँ। पहले वहां से भागने की सोचता हूँ, लेकिन अगले ही पल रुक जाता हूँ। फिर मैं मुड़कर सीधे कैमरा की तरफ देखता हूँ और धीरे से अपना मास्क उतार देता हूँ। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने कोई प्लेजराइज्म नहीं किया। और रही बात फुआंग फैमिली की, तो वह मुझे अपना मानते हैं या नहीं, अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी अब उन्हें अपना परिवार नहीं मानता। मेरी यह बात खत्म होते ही भीड़ पहले से भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिस पर मैं लोगों के बीच पूरी तरह फंस जाता हूँ। चारों तरफ से आने वाला दबाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उसी अफरा तफरी में पता नहीं किसने पानी से भरी एक बोतल पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। बोतल सीधे मेरे माथे पर लगती है, जिस पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता हूँ। बाद में जब एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, तब जाकर किसी तरह यह हंगामा शांत होता है। लेकिन फादर फुआंग वहीं कैमरा के सामने खड़े होकर गुस्से में घोषणा करते हैं, आज मैं मीडिया और यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने सच बताना चाहता हूँ। फुआंग वियन हमारे फुआंग फैमिली का अडॉप्टेड सन है। जिस दिन हम उसे ऑर्फनेज से घर लाए थे,
उसी दिन से हमने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन बचपन से ही यह जिद्दी, आलसी और झूठा था। यह एग्जाम में चीट करता था और कभी नहीं सुधरा। चाहे स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी का कोई भी टेस्ट, इसने हमेशा गलत तरीके से मार्क्स हासिल किए। और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी। इसने अपने ही भाई की रिसर्च चुरा ली, सिर्फ अपनी झूठी शोहरत के लिए। ऐसा लड़का हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। जिसके बाद वह सबके सामने ऐलान कर देते हैं, आज से फुआंग फैमिली और फुआंग वियन का हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। इसके बाद मैं हॉस्पिटल के बेड से धीरे धीरे उठता हूँ, अपना फोन एक तरफ फेंक देता हूँ और लड़खड़ाते कदमों से हॉस्पिटल की टेरेस पर पहुंच जाता हूँ। ऊंची टेरेस के किनारे खड़े होकर मैं दोनों हाथ फैला देता हूँ और आखिरी बार इस शहर की हवा को महसूस करने लगता हूँ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में घबराहट भी थी और चिंता भी। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। बाई निंग बिंग पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही होती है। दरअसल जब मैं हॉस्पिटल में होश में आया था तब रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ मेरा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। मैं पूरे शरीर का दर्द सहते हुए फोन उठाता हूँ। स्क्रीन पर हजारों गालियों और नफरत भरे मैसेजेस भरे पड़े थे। मेरे बारे में सारी बातें अब इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थीं। अब हर इंसान मुझे एक घटिया चोर और एहसान फरामोश इंसान समझ रहा था। लेकिन उस समय मेरे अंदर इतना भी दम नहीं बचा था कि मैं रो भी सकूं। जिस पर बाई निंग बिंग कुछ पल तक चुप रहती है। वह कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में देखकर ही मुझे सब समझ आ जाता है। फिर वह धीरे से कहती है, फुंग वियन, इतना मत सोचो। यह बदनामी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा फुओंग फैमिली के मेंबर रहोगे और मेरे फियांस भी। जब यह सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। इसके बाद वह फिर कहती है, फुओंग वियन, अब जिद मत करो। अगर यह बात उसने पहले कभी कही होती तो शायद मैं अपनी सारी नाराजगी भूलकर उसी के पास वापस चला जाता। लेकिन अब मैं अपना सीना पकड़कर धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के सारे अंदरूनी अंग दर्द से मरोड़ खा रहे हों। मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मैं बस खुद को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था। इतना सब सहने के बाद फुआंग वियन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह हॉस्पिटल की ऊंची टेरेस के किनारे खड़ा था, जहां बस हल्की सी हवा भी उसे नीचे गिराने के लिए काफी थी, जिस पर बाई निंग बिंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई देती है। वह जोर से कहती है, फुंग वियन, नीचे आ जाओ। उसे लगा कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं उसकी मीठी बातों में आ जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता हूँ। फिर धीरे से सिर हिलाकर धुंधली आंखों से उसकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, बाई निंग बिंग, मेरी रिसर्च नोट्स और एक्सपेरिमेंटल ड्राफ्ट्स वही तुमने चुराकर ब्रदर टोन को दिए थे, है ना? और स्कूल पर फैंग फैमिली का दबाव डालकर पूरा सच छिपाने वाली भी तुम ही थी, है ना? मेरा स्कूल बदलवाने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। सही कह रहा हूं ना? यह कहते ही मैं और कुछ नहीं बोलता। जिस पर जब मैं सिर उठाकर बाई निनिंग बिंग की तरफ देखता हूँ तो मेरी नजरें बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूँ, क्योंकि उसने आज तक मेरी मेहनत, मेरा दर्द, मेरी नफरत और मेरी तकलीफ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वह हमेशा यही सोचती रही कि मैं बस छोटा दिल वाला, जिद्दी और बेवजह नाराज रहने वाला इंसान हूँ। यह सोचकर मुझे अचानक एहसास होता है कि अब अपनी इस जिंदगी को किसी ऐसे इंसान के लिए कुर्बान करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो मुझे कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि सच कहूं तो ये लोग इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। जिस पर मैं तुरंत खड़ा होता हूं और बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे की तरफ चल देता हूं। यह देखकर बाई निनिंगबिंग घबरा जाती है। वह फौरन मेरी तरफ दौड़ती है और एक झटके में मेरा हाथ पकड़कर मुझे बालकनी से नीचे खींच लेती है। जब वह देखती है कि मैं अब भी एक कोने में चुपचाप बैठा हूं, तब जाकर वह राहत की सांस लेती है, जिसके बाद ऊपर से मेरी तरफ देखते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहती है, फेंग युआन, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बहुत तकलीफ है, लेकिन इस तरह के एक्सट्रीम तरीके अपनाकर मजाक मत किया करो। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि हमें गिल्टी फील हो, है ना? लेकिन उसके इतना कहते ही मैं बिना जवाब दिए सीधे अपने हॉस्पिटल रूम में चला जाता हूं और दरवाजा जोर से बंद कर देता हूं, जिस पर बाई निनिंगबिंग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। उसे बार बार ऐसा फील होता है जैसे उसकी जिंदगी की कोई बहुत जरूरी चीज उससे हमेशा के लिए दूर होती जा रही हो। तभी उसी वक्त फेंग जुन लगातार उसे कई मैसेज भेजकर जल्दी आने के लिए कहता है, जिस पर वह कुछ पल तक सोच में पड़ जाती है, लेकिन आखिरकार हॉस्पिटल छोड़कर वापस चली जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से फेंग युआन अब भी सिर्फ नाराज है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वह आराम से सब कुछ समझा देगी और फिर पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। आखिर फेंग युआन उससे इतना प्यार करता है कि आखिर में वह उसे हमेशा माफी कर देता है। पहले भी हर बार ऐसा ही हुआ था। यही सोचकर बाई निंगबिंग खुद को तसल्ली देती है और उसके दिल की बेचैनी थोड़ी कम हो जाती है। उधर बाई निंगबिंग अपनी कल्पना में सोचती रहती है कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो वह खुद मेरे पीछे आएगी। वह मुझे पिछले कुछ दिनों की सारी बातें समझाना चाहती है। वह कहना चाहती है कि पिछले 3 सालों में उसने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और हाल ही में फेंग जुन की मदद सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि फेंग फैमिली ने मुझे पाला था, इसलिए वह मेरी तरफ से उनके इस एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। लेकिन
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका फोन बज उठता है, जिस पर वह नीचे स्क्रीन की तरफ देखती है। 2 सेकंड तक सोचने के बाद भी वह आखिर फोन उठा लेती है, लेकिन फोन उठाने से पहले वह मेरी तरफ मुड़कर कहती है, फेंगयुआन, मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हें जरूर कंपेंसेशन दूंगी। उधर मैं हॉस्पिटल रूम में वापस आते ही बिना एक पल गंवाए अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी पेपर्स इकट्ठा करता हूँ और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता हूँ। जिसके बाद फ्लाइट में बैठने से पहले मैं अपना फोन बंद करता हूँ और उसे सीधे एयरपोर्ट के टॉयलेट में फेंक देता हूँ। बाय निंगबिंग। आज के बाद हमारी जिंदगी की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। अब इस पूरी जिंदगी में हम दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। उसी समय बाय निंगबिंग तेज रफ्तार से दौड़ती कार में बैठी होती है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी लगातार बढ़ती ही जाती है। वह जितना उसे भुलाने की कोशिश करती है, उतना ही वह एहसास और गहरा होता जाता है। इधर मेरी फ्लाइट बादलों की मोटी परतों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। प्लेन हल्का हल्का हिलता रहता है, जिस पर मैं खिड़की से बाहर सिकुड़ते हुए शहर को देखता हूँ। पिछले 20 सालों से लगातार तनाव में रहने वाला मेरा दिमाग पहली बार पूरी तरह रिलैक्स फील करता है। अब तक शायद मेरा फोन एयरपोर्ट के टॉयलेट में कहीं गहराई में डूब चुका होगा। उस फोन नंबर के साथ मेरी सारी बेइज्जती, दर्द, तकलीफ और इस शहर से जुड़ी हर बुरी याद भी हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है। करीब 10 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद प्लेन आखिर केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, गर्म हवा का तेज झोंका सीधे मेरे चेहरे से टकराता है। यहाँ का माहौल मेरे पुराने शहर से बिल्कुल अलग होता है। भीड़ के बीच मुझे 2 लोग सबसे अलग नजर आते हैं। एक आदमी महंगा टेलर मेड सूट पहने हुए बेहद शांत और गंभीर पर्सनैलिटी के साथ खड़ा होता है, जबकि उसके पास खड़ी महिला बेहद एलिगेंट ड्रेस पहने हुए बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही होती है। दोनों की आंखों में सिर्फ इंतजार और उम्मीद साफ दिखाई देती है। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। जिसके बाद वह आदमी जल्दी जल्दी मेरी तरफ बढ़ता है, लेकिन मेरे पास पहुंचते ही उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं घबरा न जाऊं। फिर कांपती हुई आवाज में वह कहता है, श्याओ युआन, मैं तुम्हारा पिता कन जनहोंग हूँ। जिसके तुरंत बाद पीछे खड़ी महिला भी रोते हुए मेरे पास आती है। वह धीरे से मेरा हाथ पकड़ती है। उसकी उंगलियां ठंडी जरूर होती हैं, लेकिन उनका स्पर्श बेहद प्यार भरा होता है। फिर वह कांपती आवाज में कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ सुवान हूँ। आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। यही मेरे रियल मॉम और डैड होते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी चिन बायोटेक ग्रुप के फाउंडर हैं। असल में उन्होंने मुझे कभी जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बल्कि जब मैं सिर्फ 1 साल का था, तब उनके बिजनेस राइवल ने मुझे किडनैप करवा दिया था। बाद में उन्होंने किडनैपर्स को कानून के हवाले तो कर दिया, लेकिन भागते वक्त उनका एक साथी मुझे कहीं छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद मैं पूरी तरह गायब हो गया था। लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने कभी मेरी तलाश बंद नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने कंपनी का ज्यादातर काम अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को सौंप दिया और खुद पूरी दुनिया में मुझे ढूंढते रहे। जब मैं उनकी लाल आंखों में देखता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अजनबीपन फील नहीं होता, बल्कि दिल में एक अजीब सी अपनापन भर जाता है। वे फेंग फैमिली की तरह मुझसे सवाल नहीं करते, न ही मुझ पर कोई उम्मीदें थोपते हैं, बल्कि पूरे रास्ते मुझे संभालते हुए पार्किंग तक ले जाते हैं। साथ ही बार बार पूछते रहते हैं कि मैं थक तो नहीं गया, मुझे भूख लगी है या नहीं, और मैं क्या खाना चाहता हूँ। उनकी आवाज में दिखने वाली केयर बिल्कुल भी फेक नहीं होती। इसके बाद हम किन फैमिली की माउंटेन विला पहुंचते हैं, जो न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके की पहाड़ियों पर बनी होती है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, मेरे सामने कोई दिखावटी लग्जरी नहीं आती, बल्कि पूरा घर फैमिली वार्मथ से भरा हुआ होता है। लिविंग रूम की दीवार पर एक बहुत बड़ी फोटो वॉल लगी होती है, जिस पर सिर्फ मेरी ही तस्वीरें लगी होती हैं। मेरे बचपन की रियल फोटोज से लेकर किडनैपर से मिली जानकारी के आधार पर हर उम्र की बनाई गई मेरी पोर्ट्रेट्स तक, पूरी दीवार सिर्फ मेरी तस्वीरों से भरी होती है, जिस पर मॉम सुवान उन तस्वीरों को प्यार से सहलाते हुए भावुक होकर कहती हैं, इन सालों में हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के सहारे तुम्हारा चेहरा बनाते रहे। हम हमेशा सोचते थे कि जिस दिन तुम वापस आओगे, उस दिन इस दीवार की सारी खाली जगहें भर जाएंगी। इसके बाद डैड किन जेनहोंग मुझे एक गिलास गर्म दूध देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा रूम बहुत पहले से तैयार है। हमने उसे उसी स्टाइल में सजाया है जैसा तुम्हारी उम्र के बच्चों को पसंद आता है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम पूरा रूम दोबारा बनवा देंगे। जिस पर मैं अपने रूम के अंदर जाता हूँ। खिड़की से आती धूप पूरे कमरे में फैल रही होती है। वहाँ का माहौल बेहद सुकून देने वाला होता है। स्टडी टेबल पर लेटेस्ट कंप्यूटर और मेरी पढ़ाई से जुड़ी कई प्रोफेशनल बुक्स रखी होती हैं। वार्डरोब में अलग अलग साइज के नए कपड़े करीने से लगे होते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम में मेरी सेंसिटिव स्किन के हिसाब से अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स तक पहले से तैयार रखे गए होते हैं। यह सब कुछ फेंग फैमिली के उस ठंडे और दिखावटी घर से बिल्कुल अलग होता है, जहां सिर्फ बाहरी इज्जत और स्टेटस की परवाह की जाती थी। इसके बाद आने वाले दिनों में डैड किन और मॉम किन मुझ पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालते, बल्कि हर कदम पर मेरा साथ देते हैं और धीरे धीरे मुझे अमेरिका की नई जिंदगी में एडजस्ट होने में मदद करते रहते हैं। दिया है। इसके बाद डैड किन और मॉम किन
मुझे अमेरिका के हर फेमस रेस्टोरेंट में ले जाकर अलग अलग तरह का डिलीशियस फूड खिलाते हैं। साथ ही न्यूयॉर्क के लगभग हर स्ट्रीट और हर छोटे बड़े एरिया में मेरे साथ घूमते रहते हैं, जिस पर वे हमेशा बड़े धैर्य के साथ फैंग फैमिली में बिताए मेरे पुराने दिनों की हर कहानी सुनते हैं। जब भी मैं उन्हें अपने ऊपर हुई सजाओं या उन पलों के बारे में बताता हूँ जब मुझे पूरी तरह इग्नोर किया जाता था, तब उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसके बाद वे मेरा हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और बार बार सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, सॉरी बेटा, हम तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। वे फेंक फैमिली के पेरेंट्स की तरह हर वक्त मेरी तुलना नहीं करते और न ही मुझे ताने देते हैं, बल्कि डैड किन और मॉम किन हमेशा मेरी हर छोटी से छोटी पसंद का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जिस पर जब उन्हें पता चलता है कि मुझे बायोलॉजी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, तब वे खुद पहल करके मुझे क्विन बायोटेक के कोर लैब में रिसर्च करने का मौका देते हैं। इतना ही नहीं, वे दुनिया के 3 नोबेल प्राइज जीत चुके प्रोफेसर्स को भी मेरा पर्सनल मेंटर बनाकर बुला लेते हैं। जिसके बाद जब मैं उन्हें वह रिसर्च ड्राफ्ट दिखाता हूं जिसे पहले फेंक फैमिली और बाय निनिंगबिंग मिलकर मुझसे छीन चुके थे, तब तीनों प्रोफेसर्स उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे लगातार मेरी तारीफ करते हुए कहते हैं, फैंगयुन, तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग बहुत ही यूनिक है। अगर इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर लिया जाए तो यह रिसर्च दुनिया की टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स में आसानी से पब्लिश हो सकती है। जिस पर उनमें से एक प्रोफेसर गंभीर आवाज में कहता है, क्विन बायोटेक तुम्हें सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट, सबसे ज्यादा फंडिंग और हर तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार है। हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। फैमिली के प्यार और इन महान मेंटर्स की गाइडेंस में मैं पूरी तरह अपनी रिसर्च में डूब जाता हूँ। अब न तो फैंग फैमिली का कोई दबाव रहता है और न ही बाय निनिंगबिंग की कोई बेड़ियां मुझे रोकती हैं, जिसकी वजह से मेरा साइंटिफिक रिसर्च करियर बेहद तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही मैं अपना पूरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरी लिखी हुई रिसर्च पेपर दुनिया की टॉप जर्नल नेचर में पब्लिश हो जाती है और पब्लिश होते ही पूरी इंटरनेशनल बायोलॉजी कम्युनिटी में तहलका मचा देती है। उधर जब यह खबर चाइना पहुंचती है, तब वहां हर तरफ फेंगजुन की अचीवमेंट की ही चर्चा चल रही होती है। फेंग फैमिली और बाय निनिंगबिंग फेंगजुन की फेक अचीवमेंट के सहारे बिजनेस और एकेडमिक सर्कल का पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच चुके होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स की पार्टनरशिप भी मिल चुकी होती है। लेकिन जैसे ही नेचर जर्नल में पब्लिश हुई मेरी रिसर्च उनके हाथ लगती है, वैसे ही उन सभी के चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ जाते हैं। जिस पर फेंगजुन उस पेपर को देखकर उसमें मौजूद हर फेमिलियर डेटा और रिसर्च डायरेक्शन पहचान लेता है, लेकिन उन जटिल साइंटिफिक कैलकुलेशंस और रिसर्च प्रोसेस को वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, क्योंकि उसने पहले जो एक्सपेरिमेंटल डायरी पब्लिक की थी वह असल में फेंग शाओशाओ ने मेरी खोई हुई नोट्स को जोड़ तोड़कर और कई बातें खुद से बनाकर तैयार की थी। लेकिन मेरी इस ओरिजिनल रिसर्च पेपर में हर स्टेप बेहद डिटेल्ड, लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से लिखा गया होता है। इतना ही नहीं, उसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें फेंग जोन ने कभी पब्लिक ही नहीं किया था, जिस पर जिसे भी रिसर्च की थोड़ी सी भी समझ होती है वह तुरंत पहचान जाता है कि असली रिसर्चर कौन है। यह देखकर फेंग जुन सीधे सोफा पर बैठ जाता है और कांपती आवाज में कहता है, ये कैसे हो सकता है? फेंग युआन को तो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, फिर वो इतनी बड़ी रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश कर सकता है? जरूर उसने मेरी रिसर्च कॉपी की होगी। जिस पर फेंग शाओ तुरंत कहती है, ब्रदर जुन, आप बिल्कुल पैनिक मत करो, हमारे पास आपकी एक्सपेरिमेंटल डायरी भी है और यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी। हम सबको यही बताएंगे कि फेंग युआन हमसे नफरत करता है, इसलिए उसने जानबूझकर आपकी रिसर्च डायरेक्शन कॉपी करके पेपर पब्लिश किया है। लेकिन उनकी यह सफाई ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि जल्द ही इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के सबसे बड़े एक्सपर्ट खुद पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके मेरी रिसर्च की ओरिजिनलिटी कंफर्म कर देते हैं। साथ ही वे साफ बताते हैं कि फेंग जुन की पहले वाली अचीवमेंट में अनगिनत लॉजिकल मिस्टेक्स और फेक डेटा मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वही प्रोफेसर जिसने सालों पहले मुझे चुपके से सपोर्ट किया था और फेंग फैमिली बाय निनिंगबिंग की हरकतों को सहन नहीं कर पा रहा था, खुद मीडिया के सामने आकर पूरा सच बता देता है। जिस पर वह खुलकर बताता है कि बाय निनिंगबिंग ने स्कूल पर दबाव डालकर मुझे एक्सपेल करवाया था। फेंग शाओशाओ ने फेंग जुन को मेरी रिसर्च चुराने के लिए उकसाया था और इसके अलावा भी उन्होंने मेरे साथ कई दूसरी नाइंसाफियां की थीं। यह खबर सामने आते ही पूरा इंटरनेट फट पड़ता है। जो लोग पहले फेंग जुन की तारीफ कर रहे थे वही अब उसे जमकर गालियां देने लगते हैं। तो असली जीनियस तो फेंग युआन था, फेंग जुन तो सिर्फ एक चोर निकला। फेंग फैमिली और बाय निनिंगबिंग कितने घटिया लोग हैं। अडॉप्टेड सन को घर से निकाल दिया और ऊपर से उसकी रिसर्च भी चुरा ली, जिसके बाद फेंग फैमिली की कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगते हैं। एक एक करके सारे बिजनेस पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, जबकि क्रेडिटर्स भी लगातार पैसा मांगने उनके घर पहुंचने लगते हैं।
यह सब देखकर फादर फेंग इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। उधर मदर फेंग हर दिन रोती रहती है। अपने पूरे परिवार की बर्बादी देखकर उसे अपनी हर गलती पर गहरा पछतावा होने लगता है। वहीं फेंग श्याओ श्याओ को फेक एविडेंस बनाने और किसी दूसरे की बदनामी करने के जुर्म में यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है। साथ ही उसे कानूनी सजा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बाई निनिंगबिंग की हालत तो फेंग फैमिली से भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इस स्कैंडल की वजह से बाई ग्रुप की पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है। उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस पर बाई निनिंगबिंग के पिता भी सदमे में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वे साफ कह देते हैं, अगर तुमने यह मामला तुरंत ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। लेकिन इन सब से भी ज्यादा बाई निनिंगबिंग को जिस बात ने तोड़ दिया वह यह थी कि आखिरकार उसे अपने असली दिल की बात समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि मेरे लिए उसकी फीलिंग्स सिर्फ आदत या जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वह बहुत पहले ही मुझसे प्यार करने लगी थी। सालों तक मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, उसकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता रहा। जब वह बीमार पड़ती थी तब मैं पूरी रात उसके बेड के पास जागता रहता था। जब भी वह किसी मुश्किल में फंसती थी तब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी मदद करता था। धीरे धीरे वह मेरी मौजूदगी की इतनी आदी हो गई थी कि उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब वह मुझ पर डिपेंड करने लगी और कब उसे मुझसे प्यार हो गया। लेकिन फेंग जुन की कमजोरी और दोनों फैमिलीज के पुराने एहसान की वजह से उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, जिस पर उसने बार बार मेरा दिल तोड़ा और आखिरकार मुझे हमेशा के लिए खुद से दूर धकेल दिया। फिर जब उसने नेचर जर्नल में पब्लिश हुई मेरी रिसर्च देखी और इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में मुझे स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच देते हुए देखा, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस फेंग युआन को उसने हमेशा इग्नोर किया वही आज इतना आगे निकल चुका है कि अब वह चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान को उसने खुद अपने हाथों से खो दिया वही इंसान उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वही इंसान उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार था। इसके बाद बाई निनिंगबिंग पूरी तरह पागल होकर मुझे ढूंढना शुरू कर देती है। वह बाई फैमिली और फेंग फैमिली के हर कनेक्शन का इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि खुद अमेरिका उड़कर न्यूयॉर्क की लगभग हर स्ट्रीट और हर एरिया में मुझे ढूंढती फिरती है। लेकिन डैड क्विन और मॉम क्विन पहले ही अंदाजा लगा चुके होते हैं कि वह मुझे ढूंढने जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का इंतजाम कर दिया होता है, जिस पर बाई निनिंगबिंग लगातार पूरे 3 महीने तक मुझे हर जगह तलाश करती रहती है। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी उसे मेरी एक झलक तक नहीं मिल पाती। इधर जब बाई निनिंगबिंग लगभग पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुकी होती है तभी उसे अचानक एक अनोनिमस ईमेल मिलता है। उस ईमेल में सिर्फ एक फोटो होती है जिसमें मैं, डैड चिन और मॉम चिन तीनों चिन बायोटेक के कोर लेबोरेटरी के अंदर खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फोटो के बैकग्राउंड में लैब का नेम बोर्ड भी हल्का सा दिखाई देता है, जिस पर साफ लिखा होता है चिन बायोटेक कोर लेबोरेटरी फैंग युएन रिसर्च टीम। यह फोटो देखते ही बाई निंगबिंग का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके हाथ से फोन तक ठीक से नहीं पकड़ा जाता और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं, जिस पर उसे आखिरकार एहसास होता है कि मैंने सिर्फ अपने रियल पेरेंट्स को ही नहीं पाया बल्कि अब मेरी जिंदगी फेंक फैमिली के मुकाबले हजारों गुना बेहतर बन चुकी है, जबकि उसने अपनी ही बेवकूफी और जिद की वजह से मुझे हमेशा के लिए खो दिया। उधर उसी समय फादर फेंग भी आईसीयू में पड़े होते हैं और काफी दिनों बाद आखिरकार उन्हें होश आता है। लेकिन होश में आते ही सबसे पहला सवाल वही पूछते हैं, फेंग युआन कहाँ है? जब उन्हें फिर पता चलता है कि मैंने न सिर्फ अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढ लिया बल्कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल का फेमस साइंटिफिक जीनियस भी बन चुका हूं, तब यह सदमा वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी सांस अटक जाती है और वे दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन इस बार वे कभी दोबारा आंखें नहीं खोलते। फादर फेंग की मौत के साथ ही फेंग फैमिली पूरी तरह बिखर जाती है, जिस पर मदर फेंग की मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। वह पूरे दिन बेसुध सी रहती है और बार बार सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाती रहती है, सॉरी फेंग युआन, गलती हमारी थी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उधर फेंग जुन अपनी फेक अचीवमेंट की वजह से हर जगह लोगों की नफरत का शिकार बनता है। वह जहां भी जाता है लोग उसे चोर और फ्रॉड कहकर गालियां देते हैं। आखिरकार उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वहीं फेंग श्याओ श्याओ को कोर्ट सजा सुनाती है और उसकी पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली होती है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है, तभी मुझे इंटरनेशनल बायोटेक्नोलॉजी फोरम में हिस्सा लेने के लिए चाइना आने का इनविटेशन मिलता है। यह उस शहर में मेरी वापसी होती है जिसे छोड़े हुए काफी समय हो चुका होता है। डैड किन और मॉम किन मेरी सेफ्टी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, इसलिए वे मेरे साथ कई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स भी भेजते हैं, जिस पर फोरम का हॉल पूरी तरह जगमगा रहा होता है। बिजनेस वर्ल्ड, साइंटिफिक कम्युनिटी और कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वहां मौजूद होते हैं। जैसे ही मैं हॉल के अंदर एंट्री करता हूं, वहां मौजूद हर इंसान की नजर मेरी तरफ घूम जाती है। तभी मेरी नजर हॉल के एक कोने में खड़ी बाई निनिंगबिंग पर पड़ती है। वह पहले से काफी दुबली हो चुकी होती है, उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़
पड़ चुका होता है और उसके चेहरे की पुरानी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। वह मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और माफी की गुहार दिखाई देती है, लेकिन मैं सिर्फ एक पल के लिए उसकी तरफ देखता हूँ और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ, जैसे वह मेरे लिए कोई बिल्कुल अजनबी इंसान हो। फोरम खत्म होने के बाद बाई निनिंगबिंग मेरा रास्ता रोक लेती है। उसकी आवाज रोने की वजह से पूरी तरह भर चुकी होती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, फेंगयुआन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो भी गलती हुई है मैं सबकी भरपाई कर दूंगी। जिस पर मैं शांत नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहता हूँ, बाई निंगबिंग, तुम गलत नहीं थी। तुमने बस मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, और आगे भी कभी नहीं करोगी। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। यह सुनते ही वह जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहती है, ऐसा मत कहो। जिससे मैं प्यार करती हूँ वह हमेशा तुम ही थे। मैं बस फेंगझुन की वजह से अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने बार बार तुम्हें हर्ट किया। फेंगयुआन, प्लीज मुझ पर एक बार विश्वास कर लो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाता हूँ और एक कदम पीछे जाकर उससे दूरी बना लेता हूँ, जिसके बाद मैं बेहद शांत आवाज में कहता हूँ, प्यार का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता। प्यार का मतलब किसी से सब कुछ छीन लेना भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, प्यार कभी भी किसी की कुर्बानी को उसकी जिम्मेदारी नहीं मानता। जिस चीज को तुम प्यार कह रही हो वह बहुत सस्ती भी है और बहुत सेल्फिश भी। मुझे तुम्हारी किसी कंपेंसेशन की जरूरत नहीं है और न ही मुझे तुम्हारे वापस लौटने की कोई चाहत है, इसलिए आज के बाद कभी भी मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ, जिस पर मेरे बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़कर बाई निनिंगबिंग का रास्ता रोक लेते हैं ताकि वह मेरे पीछे न आ सके। मैं उसकी आंखों में मौजूद उस गहरी निराशा को महसूस जरूर करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब कोई भावना बाकी नहीं रहती, क्योंकि मेरे पुराने सारे दर्द, सारी बेइज्जती और सारी तकलीफें मेरे रियल पेरेंट्स के प्यार और मेरी साइंटिफिक अचीवमेंट्स के गर्व में बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती हैं। जब मैं हॉल से बाहर निकलता हूँ तभी एंट्रेंस पर मदर फेंग खड़ी दिखाई देती है। अब उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके होते हैं, कमर भी झुक गई होती है। उनके चेहरे पर पहले वाला घमंड और रौब बिल्कुल भी नहीं बचा होता। वह मुझे देखकर कुछ कहना चाहती हैं। उनके होंठ हल्के हल्के कांपते हैं, लेकिन आखिर में वे सिर झुकाकर चुपचाप एक तरफ हट जाती हैं और मेरे लिए रास्ता छोड़ देती हैं। मुझे पता होता है कि फेंग फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और मदर फेंग की बाकी जिंदगी भी आसान नहीं रहने वाली, लेकिन इसके बावजूद न तो मुझे उन पर तरस आता है और न ही उनसे कोई नफरत बचती है। मैं बस बिना कुछ कहे उनके पास से निकल जाता हूँ। इसके बाद अमेरिका लौटकर मैं पहले से भी ज्यादा अपना पूरा समय साइंटिफिक रिसर्च को दे देता हूँ। किन बायोटेक के पूरे सपोर्ट से मैं अपनी खुद की रिसर्च टीम बना लेता हूँ और बायोलॉजी के एक से बढ़कर एक मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता चला जाता हूँ। डैडकिन और मॉमकिन मेरी इस ग्रोथ को देखकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन वे कभी भी मुझ पर कंपनी संभालने का प्रेशर नहीं डालते। वे हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बेटा बस तुम खुश रहो और वही काम करो जो तुम्हें पसंद है। हम हमेशा तुम्हारे सबसे मजबूत सपोर्ट बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी कभी मुझे चाइना की न्यूज में फेंग फैमिली की खबरें भी दिखाई देती हैं। मदर फेंग आखिर में ओल्ड एज होम पहुंच जाती हैं और अपनी पूरी बुढ़ापे की जिंदगी बेहद अकेलेपन और दुख में बिताती हैं। वहीं फेंगजुन मेंटल हॉस्पिटल में पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वह पूरे दिन सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है, मेरी रिसर्च, मैं जीनियस हूँ, मेरी अचीवमेंट। उधर बाई निनिंगबिंग से उसकी पूरी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस छीन ली जाती है। जो लड़की कभी आलीशान जिंदगी जीती थी वही अब छोटी मोटी जॉब्स करके किसी तरह अपना गुजारा करती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या तुम्हें इन लोगों पर तरस आता है? जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो अंजाम उन्हें मिला वह उनकी अपनी ही करनी का नतीजा था और मैं तो बहुत पहले ही अपने अतीत की परछाइयों से बाहर निकल चुका हूँ। अब मेरी अपनी एक नई जिंदगी है। फिर एक दिन ऐसी ही धूप भरी दोपहर में मैं अपनी लैबोरेटरी की बड़ी ग्लास विंडो के सामने खड़ा नीले आसमान और सफेद बादलों को देख रहा होता हूँ। तभी मॉम क्विन का फोन आता है। वे प्यार से पूछती हैं, शाओयुआन, आज रात डिनर के लिए घर आ रहे हो ना? मैंने तुम्हारी फेवरेट ब्रेस्ट पॉर्क बना रखी है। जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, हाँ मॉम, मैं जरूर घर आऊंगा। इतना कहकर मैं फोन रख देता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। उस पल मेरा दिल पूरी तरह सुकून, प्यार और खुशियों से भर जाता है। कभी मुझे लगता था कि शायद मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ। अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे कभी अपनाया नहीं। जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया और मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आज मुझे समझ आ चुका है कि जो मुश्किलें मुझे तोड़ नहीं पाती वही मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बना देती हैं। जो चीजें मुझसे छिन गईं वे कभी मेरी थी ही नहीं और जो खुशियां सच में मेरी थीं वे आखिरकार मेरे पास खुद चलकर आ गईं। आखिर में हर किसी ने अपनी अपनी राह चुन ली। फेंग फैमिली और बाई निनिंगबिंग ने अपने हर कर्म की पूरी कीमत चुकाई, जबकि मैं तमाम तूफानों से गुजरने के बाद आखिरकार अपनी जिंदगी की धूप और अपना असली घर पा चुका हूँ। मेरे सामने अब भी बहुत लंबा सफर बाकी है और मैं इसी प्यार, इसी गर्माहट और इसी खुशी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। नई नई वैल्यू क्रिएट करूंगा और अपनी जिंदगी में पहले से भी बेहतर लोगों का खुले दिल से स्वागत करता रहूंगा।